चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो पहला क्लास था उसमें जो पहला टॉपिक डिस्कस किया, कौन सा? भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है, दर्रों का ये वाला मैप आपको मैं अपलोड कर दूंगा जो नोट्स के साथ में। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, या चाहें तो आप हर एक यूटी या राज्य के हिसाब से भी कोई मैप में ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किया था यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में, ये वाला आजकल जम्मू कश्मीर रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर यूटी हो गया। उसके बाद में हिमाचल, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम, और ये हो गया पूरा आपका अरुणाचल रीजन। अरुणाचल के बाद में नागालैंड में कुछ विशेष नहीं था, मणिपुर में एक दर्रा हमने पढ़ा। ठीक, तो ये सारा दर्रों वाला मैप आपको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको और देख लेना, जूम इन जूम आउट करके देखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हमको कवर करना है, एक बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, भारत में नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो नए पेज से एक फ्रेश हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में नदी अपवाह तंत्र। भारत में नदी अपवाह तंत्र। रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, भारत में अगर रिवर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसको मोटा मोटी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियां, इसमें से कुछ भी अभी नोट करना स्टार्ट मत नहीं करेंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे में नोट करवा लूंगा। ठीक है, भारत में अगर नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे पहले उत्तर भारत की नदियां, और उसके बाद में है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इनमें से भी हमें अगर रिवर के हिसाब से बांटना पड़े कि कौन कौन से रिवर को हम उत्तर भारत में पढ़ेंगे, तो यहां पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में। उसके बाद में गंगा अपवाह तंत्र के बारे में, गंगा और इसकी सहायक नदियां, और सबसे लास्ट में आपका ब्रह्मपुत्र। ये तीन मेजर रिवर सिस्टम है जो कि हमें नॉर्थ इंडिया की तरफ पढ़नी है। उसके बाद अगर प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा करें तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स अगर हम शुरू करें तो आपके नर्मदा के आसपास से कुछ रिवर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? माही, नर्मदा और ताप्ती। ये विंध्याचल और सतपुड़ा के आसपास में मिल जाएंगे। उसके बाद में और नीचे चलेंगे तो गोदावरी, इसके बाद में कृष्णा, और उसके बाद में कावेरी। ये प्रमुख नदियां हैं जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में सबके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते चलेंगे। ठीक, तो भारत में अगर बात करें कि नदी अपवाह तंत्र में अगर इसको मेजरली क्लासिफाई करने का बेस क्या है, किस आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं? पहला रीजन है दिशा के आधार पर। भारत में उत्तर की तरफ या हिमालयी जो नदियां हैं उनका क्लासिफिकेशन एक पार्ट में है। दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की तरफ या दक्षिण भारत की तरफ जितनी नदियां हैं, मध्य प्रदेश से नीचे के आसपास जितनी नदियां हैं, इनको हमने एक पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। दूसरा एक रीजन है कि ऐसी नदियां जो कि हमेशा साल भर पानी का प्रवाह जिनमें होता है,
जिनको कि हम सदा नीरा नदियां कहते हैं, सदा नीरा, ठीक है, हमेशा पानी से भरा हुआ, हमेशा जिनमें पानी बह रहा है, ठीक है। कंपैरेटिवली प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो सदा नीरा नहीं है, ये मौसमी नदियां हैं। साल के जिस हिस्से में, वर्ष के जिस समय में बारिश होती है वहां पे नदी में पानी का प्रवाह तेज होता है, और बाकी हिस्से, बाकी टाइम पे यहाँ पे सूखे जैसी समस्या होने लगती है, ठीक है। तो ये दो मेजर रीजन है इनको कैटेगराइज करने का। पहला था दिशा के आधार पर, और दूसरा था साल भर इनमें वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबल है या नहीं है, इस आधार पर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डाला आपने नदी अपवाह तंत्र, उसके बाद में यहां से इसको ड्रॉ कर लेंगे, नदी अपवाह तंत्र, उसके नीचे में उत्तर भारत की नदियां, और सेकेंड पार्ट प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियों के नीचे एक और नाम नोट कर लेंगे ब्रैकेट में, हिमालयी नदियां, उत्तर भारत की नदियां या हिमालयी नदियां, ठीक। और उसके बाद में ये तीनों नाम इसी स्ट्रक्चर में नोट कर लेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत की नदियां, ब्रैकेट में इसको हिमालयी नदियां भी नोट कर लेंगे, उसके बाद में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को यहां पे जब आप नोट कर रहे हैं तो इसको वापस से दो भाग में कैटेगराइज कर लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसको इसके नीचे दो ब्रांचेस निकालिएगा, एक है पश्चिम की तरफ बहने वाली और दूसरा है पूर्व की तरफ बहने वाली। पश्चिम की तरफ बहने वाली और पूर्व की तरफ बहने वाली। पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, इनमें से नाम आप देख रहे हो सामने है, कौन कौन सी हैं, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, अपने उद्गम स्थल से पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में तीन नाम, माही, नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, हमारा जो टारगेट है वो इतनी चीजों को कवर करने का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहला आप हेडिंग डाल दीजिएगा सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु अपवाह तंत्र या इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। चलिए, रिवर, कौन कौन से रिवर्स के बारे में पढ़ना है वो तो आपको पता चल गया। अब इनका एक बेसिक लोकेशन पहले आइडिया रख लीजिएगा, इसके बाद में हम एक एक करके सभी में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी को नोट करते चलेंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा यहां पे सबसे पहले इंडस या सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ये वाला कौन सा रीजन है, तिब्बत जो कि आज के समय में चीन के क्षेत्र में है, ठीक है। तो चीन कहेंगे या तिब्बत कहेंगे, दोनों एक ही मतलब होगा। तो तिब्बत वाले क्षेत्र में यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है।
किस श्रृंखला का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय में हमने 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां पढ़ा है, काराकोरम, लद्दाख, जासकर। वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि एक और श्रेणी है कैलाश श्रेणी के नाम से, लेकिन क्योंकि ये तिब्बत में आता है तो हमारे लिए पर्वत श्रेणियों में इसका महत्व इतना नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम उसको वहां पे डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो इसी कैलाश श्रेणी के आसपास कई सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ की चट्टानें कह सकते हो, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें कि बर्फबारी जब होती है तो बर्फ जो है वो छोटे छोटे क्रिस्टल के तौर पे गिरता है, लेकिन जब हम फ्रिज में जो बर्फ जमाते हैं वो कैसा होता है? एकदम ठोस पत्थर के जैसा होता है। तो इसका रीजन क्या है कि जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे हमने सुना है कि हिमाचल में, उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, लेकिन वहां पे ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं? भाई ग्लेशियर के लिए तो बहुत प्रेशर चाहिए होता होगा, जहां पे वजन पड़े तब जाके वो ठोस क्रिस्टल बनेगा। तो ये जो छोटे छोटे आपके क्या कह सकते हैं कि आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं। ये किसी भी स्थान पर जब बर्फबारी होती है, इसी कैलाश रेंज में या हिमाचल में या तिब्बत में या फिर उत्तराखंड रेंज में, तो ये एक लेयर के तौर पे जम जाते हैं, ठीक है। अगले साल दोबारा जब बर्फबारी होगी तो उसी के ऊपर ये बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। ये बर्फ जमते जमते कई सालों में, कई सदियों में ऐसा हुआ है कि इन क्रिस्टल्स का ही वजन आपस में इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो बहुत ज्यादा वेट वजन वाली हो गई है, और तब जाकर के जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कहीं पे इन जगहों पे कभी घूमने जाएंगे तो आप जिन बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जाओगे तो पैर रखते ही वहां पे बर्फ धंसने लगता है। वो कैसे बर्फ है? वो ताजा बर्फ है जो अभी अभी गिरी है, जिनमें एयर पॉकेट्स बहुत सारे हैं, मतलब उस बर्फ में हवा की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए जब उस पे पैर रखेंगे तो धंसने लगता है। लेकिन ग्लेशियर कैसे हैं? एकदम ठोस चट्टानों के रूप में होते हैं, ठीक है। और यही ग्लेशियर जो है वो जब धीरे धीरे पिघलते रहते हैं, भाई इनमें बर्फ गिरने की स्पीड ज्यादा होती है और इनके पिघलने की स्पीड कम होती है, धीरे धीरे पिघलते हैं। इसीलिए ग्लेशियर खत्म नहीं होता, जबकि वहां से रिवर बहते रहती है साल भर, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कह सकते हो कि पानी के बहाव बहने लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स मिलकर के आपस में किसी नदी का निर्माण करते हैं, ठीक है, रिवर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे इसी कैलाश क्षेत्र में बहुत सारे ग्लेशियर्स अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है। वहां पे क्लाइमेट की वजह से, वहां की लोकल क्लाइमेट ठंडी वाले एरिया है, इसीलिए वहां पे कई सारे ग्लेशियर्स फॉर्म हो चुके हैं, बने हुए हैं। उन्हीं ग्लेशियर से पिघल के पानी बहता हुआ एक जगह है जहां पे जमा हो जाता है, इसको कहते हैं मानसरोवर झील, ठीक है। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। किस एरिया में है? तिब्बत रेंज में है, तिब्बत वाले एरिया में, आपके कैलाश पर्वत के आसपास। और इसी मानसरोवर के झील के आसपास कई छोटे छोटे झील हैं, जहां से क्या होती हैं, ये पानी जो है वो अलग अलग दिशाओं में बहने लगती हैं और आगे चल करके ये एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। इसी क्रम में अगर बात करें तो यहाँ पे एक आपके मानसरोवर झील के पास में एक नदी निकलती है जिसको कि हम कहते हैं सिंधु नदी, ठीक है। भारत में इस नदी का जो प्रवाह है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पर्वत है काराकोरम, उसके नीचे एक पर्वत श्रेणी था लद्दाख, और उसके नीचे एक पर्वत श्रेणी था कौन सा? जासकर। तो नीचे की जो 2 पर्वत श्रेणियां हैं लद्दाख और जासकर, इन दोनों के बीच से होकर के ये हिमालय नदी ये आपका सिंधु नदी जो है वो बहती है, ठीक है। सिंधु नदी इन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बह रही है, लद्दाख और जासकर के बीच से, ठीक है। उसके बाद में भारत में इस नदी का जो प्रवाह है वो आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से होता हुआ फिर ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। पाकिस्तान का लगभग उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरा एरिया कवर करती है और आगे चल करके यहाँ पे कराची नाम का जगह है, जहां से होकर के ये कौन सा एरिया हो गया आपका? अरब सागर वाला क्षेत्र। कराची से होकर के ये अरब सागर में चली जाती है। ये सिंधु नदी के उद्गम से लेकर के उसके अंत तक की कहानी हुई। उसके बाद में सिंधु नदी से नीचे, सिंधु नदी के दक्षिण की तरफ बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। इनमें से कुछ नदी ऐसी हैं जिनका उद्गम सीधे भारत में होता है, कुछ नदी ऐसी हैं जो कि तिब्बत की तरफ से बह करके आती हैं। तिब्बत की तरफ से बह करके आने वाली एक और प्रमुख नदी है ये
सतलुज, ठीक है, इसका नाम है सतलुज। और ये इस सिंधु नदी अपवाह तंत्र की सबसे दक्षिणी नदी है, सबसे अंत वाली नदी है, ठीक है। सतलुज नदी जो है वो आपके हिमाचल से होकर के पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब के बाद में ये वापस से कहां चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इन सभी के बीच में जितनी नदियां हैं इनको हम कहते हैं, एक नाम आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, हिस्ट्री में, या एक राज्य है हमारा कौन सा, पंजाब, ठीक है। पंजाब में ये जो 5 एक शब्द छुपा हुआ है, पंज यहां पे यूज हो रहा है 5 को दर्शाने के लिए, और आब किसको कहते हैं, 2 रिवर के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, जो 2 रिवर के बीच का जो लैंड एरिया होता है इसको कहते हैं आब या दोआब, ठीक है। और ऐसे ही 5 दोआब यहां पे फैले हुए हैं, इसीलिए इस एरिया का नाम क्या पड़ा, पंजाब, ठीक। इस सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच में कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख कह सकते हो कि ये रिवर है चेनाब, ठीक। चेनाब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब। अब हम यहां पे सिर्फ नामों को अगर देखें तो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ इन नदियों और सहायक नदियों का एक क्रम बताइए, ठीक है। तो हम शुरुआत करें अगर उत्तर से, तो सबसे ऊपर है सिंधु नदी, उसके नीचे एक नदी है जिसका नाम है क्या, झेलम। झेलम, यहाँ पे एक और नदी है चेनाब, तो मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सिंधु और चेनाब के बीच में एक नदी है, इसका नाम क्या है, झेलम। चेनाब 3rd नंबर पर है, सिंधु, झेलम, फिर चेनाब। चेनाब के नीचे चलेंगे तो एक नदी मिलती है, कौन सी, रावी। रावी के नीचे आएंगे तो एक नदी मिलती है व्यास। व्यास नदी है जो कि भारत में ही इसका प्रारंभ होता है और भारत में ही ये अंत हो जाती है, ठीक है। एक नदी है जहां पे एक पॉइंट है जहां पे आकर के सतलुज से मिल जाती है। तो एकमात्र इस पूरे सिस्टम की एकमात्र ऐसी नदी जो कि भारत में ही शुरू होती है, भारत में ही खत्म हो जाती है, कौन सी, व्यास नदी, ठीक है। उसके बाद में सबसे दक्षिणी नदी, सबसे दक्षिण की तरफ सतलुज नदी। तो एक क्रम अब हमको अगर याद रखने के लिए पूछा जाए, याद रहा, हम अगर हम चाहें कि इसको डिस्कस करें तो कौन सा हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सबसे पहले कौन सा, सिंधु, उसके नीचे झेलम, उसके नीचे चेनाब, फिर रावी, उसके नीचे ब्यास या व्यास, और उसके नीचे सतलुज। अब इस 6 नाम को बिल्कुल याद रखिएगा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। नीचे से शुरू करेंगे तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक। तो ये तो हो गया इस रिवर सिस्टम के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ठीक। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इसका नाम क्यों पड़ा, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र क्यों नहीं बोल दिया इसको, सॉरी आपको सतलुज अपवाह तंत्र क्यों नहीं बोल दिया इसको। किसी अपवाह तंत्र का नाम किसी नदी के नाम पे होने का क्राइटेरिया क्या है कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है और कौन सा सबसे ज्यादा वाटर कैरी कर रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नदी है यहाँ पे सिंधु, इसीलिए इसको सिंधु अपवाह तंत्र कहा गया। गहराई कह सकते हैं, गहराई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है असल में। कोई रिवर ऐसी है जो कि हो सकता है कम गहरी हो लेकिन बहुत चौड़ाई में बह रही हो, तो हो सकता है कि वो गहरी नदी की तुलना में ज्यादा वाटर कैरी कर रही हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी सिंधु की दाईं सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और कौन से बाएं तट की सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट राइट की चर्चा हम कर चुके हैं क्या। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसी नदी का दायां और बायां तट कैसे निर्धारित करते हैं,
हाँ, नदी के बहाव की दिशा में अगर हम अपना मुंह करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए इस तरफ नदी बह रही है, तो इस आपका जो भी लेफ्ट या राइट है वही उस नदी का भी लेफ्ट या राइट हो जाएगा। जैसे कि अगर इस दिशा में कोई नदी बह रही है तो मेरे लेफ्ट की तरफ जितनी रिवर इससे मिल रही होंगी उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, बाएं तट की सहायक नदियां, और राइट से होकर के जितनी नदियां इनसे मिलेगी वो दाएं तट की सहायक नदियां, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो इसमें हम जितने मेजर रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है? अच्छा, यहां पे मुझे इस तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि सिंधु नदी इस दिशा में बह रही है। तो अब ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सिंधु के साथ में जितनी ये 5-6 नदियों के नाम हमने पढ़े, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, ठीक। इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा यहां पे कर लेते हैं गंगा नदी, ठीक है। सेकंड जो हमें पढ़ना है नॉर्थ इंडिया में या हिमालयी नदियों में, वो है गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक। गंगा नदी का उद्गम भी यहाँ पे बृहद हिमालय से, बृहद हिमालय के आसपास कुछ ग्लेशियर से होता है, जैसे कि एक फेमस नाम है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी एक जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम होता है यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से। अभी आप लोग कुछ भी नोट मत करिएगा, ठीक है, हम इसको शुरू से नोट करेंगे सिंधु नदी से, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद में ये क्या करती हैं, बहुत सारे चट्टानों को लेकर के अपने साथ नीचे आती हैं, और यहीं पे हमने डिस्कस किया था एक चीज, किस तरीके का भौगोलिक स्ट्रक्चर, एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। नदियां जब अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानों को लेकर के आती हैं तो भाबर, यहाँ पे भाबर नामक एक आकृति का निर्माण होता है। उसके बाद में ऐसा लगता है कि नदियां यहाँ पे विलुप्त हो गई हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर इस भाबर क्षेत्र से थोड़ी दूर आप आओगे तो नदियां वापस से हमको जमीन पे दिखाई देने लगती हैं। इस क्षेत्र को हम क्या किस नाम से जानते हैं? तराई नाम से जानते हैं। और आगे चल के जब ये प्रॉपर एक चैनल, एक प्रॉपर स्ट्रीम का रूप ले लेती है, प्रॉपर धारा का रूप ले लेती है, तब ये क्या करती हैं कि कुछ क्षेत्र में बार बार फैलती हैं। मतलब वहां पे बाढ़, जब पानी ज्यादा होता है तो वहां पे बाढ़ के रूप में फैल जाती हैं, और वहां पे क्या करती हैं, नई मिट्टी का जमाव करती हैं हर साल, ठीक है। मान लीजिए ये इसका कैच एरिया हो गया, जहां पे जिस एरिया पे ये बार बार नई मिट्टी का जमाव करती है, इस नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और मान लीजिए दशकों में, सदियों में एक बार हो सकता है कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आया होगा, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी या सेडिमेंट यहां तक तो फैल गए थे, पर हर साल वो नए मिट्टी का जमाव नहीं कर पाती है, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत पुरानी मिट्टी फैली हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? बांगर। ये हो गया आपका बांगर क्षेत्र, ठीक। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर, इन सभी स्ट्रक्चर का निर्माण कहां पे होता है? तो मुख्य रूप से ये जो नदियां हैं, गंगा और इसकी जितनी सहायक नदियां हैं, इसी के आसपास का पूरा रीजन भाबर, तराई, बांगर, खादर वाला एरिया होगा, ठीक है। इसका रीजन भी आपको समझ में आ गया। हिमालय से बहुत सारे सेडिमेंट्स, पत्थर लेकर के आएंगी, वहां पे सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा आपका भाबर, उसके बाद में तराई, फिर आपका खादर और बांगर, ठीक। तो ये जो गंगा रिवर है, उसके बाद में गंगा की आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी यमुना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। दाहिने तट की सहायक नदी है। दाहिने तट की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा के साथ में इसको बहुत सारी और ऐसी रिवर्स हैं जो कि नेपाल और हिमालयी क्षेत्र से बह करके आती है। इनको एक एक करके हम नाम इनका देखते चलेंगे, जैसे कि रामगंगा हो गया, गोमती, घाघरा और गंडक। इसके अलावा कुछ ऐसी नदियां हैं जो सीधे सीधे पहले तो यमुना में मिलती हैं, यमुना के साथ आगे चल करके ये क्या है? गंगा में मिल जाती हैं। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी या यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस ऐसी कुछ प्रमुख नदियां हैं। उसके बाद में ये जो दो नदियां हैं, टोंस और सोन, ये सीधे गंगा में मिलती हैं। इसके पहले की कुछ 3-4 नदियां हैं जो कि यमुना में मिलते हैं, आगे चल करके ये कहां पे मिलते हैं? गंगा में। गंगा और यमुना का
जो मिलन स्थल है, संगम है, कहां पर है? हाँ, इलाहाबाद या प्रयागराज में। ठीक है, ऐसी मान्यता है। वैसे संगम हम यहाँ पे मानते हैं कि 3 नदियों का मिलन स्थल होता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना। तीसरी नदी कौन सी है? सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती का एक समय पे यहाँ पे विस्तार रहा होगा, बहती होगी, पर आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। ठीक, एक और मान्यता क्या है, सतलज नदी इस क्षेत्र में भी बहती, सरस्वती नदी, ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में भी बहती रही होगी। एक समय पर ये जो सिंधु नदी तंत्र है, यहां पर भी आपका जो सरस्वती नदी है ये बहती रही होगी। और जब ये सरस्वती नदी सिंधु नदी के साथ मिलती थी, इस पूरे एरिया में टोटल कितने रिवर हो गए? कितने रिवर हो गए? 7 रिवर हो गए। इसीलिए जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक नाम आपको मिलेगा सिंधु सभ्यता के लिए, क्या कहते थे इसको? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, किस एरिया के लिए होता था? सिंधु से लेकर के सरस्वती नदी के बीच का जितना एरिया था, इसी के लिए हम कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। उसके बाद में जब सिंधु नदी आपका हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो गया, उसके लिए बहुत सारे रीजंस माने जाते हैं। उसमें से एक रीजन माना जाता है भूकंपीय गतिविधियों की वजह से। आपको पता है कि जो पूरा आपका हड़प्पा सभ्यता था, लगभग 1750 के आसपास, 1750 बीसी के आसपास माना जाता है कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता अपने अस्तित्व में रही थी। और उसके बाद अचानक से ये लगभग इनका हिस्ट्री हमको मिलता ही नहीं है। जो नया सिविलाइजेशन, नई सभ्यता शुरू हुई, उसके बीच में लगभग 150-200 साल का गैप है। ठीक है, मान लीजिए अगर एक हम टाइम लाइन ड्रॉ करें, बीसी और एडी का आइडिया है सभी को? बीसी और एडी का आइडिया होगा? एबीसी वाला नहीं, बीसी और एडी, ये नहीं है ना? एबीसीडी वाला नहीं है, बीसी और एडी। चलिए थोड़ा सा टाइम लाइन हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि यह चीज आपको हिस्ट्री में भी काम आएगा। आज वर्तमान समय कौन सा चल रहा है? 2023। नेक्स्ट का तो हमको पता है 2024, 2025 आते जाएगा। पीछे चले जाएंगे, पीछे चलते जाएंगे, तो एक समय आएगा जब ये 0 पे खत्म हो जाएगा। तो क्या पृथ्वी का अस्तित्व सिर्फ 2000 सालों का है क्या? उससे भी पहले का समय रहा होगा कुछ? तो इस 0 को हम क्या कहते हैं? ईसा मसीह का जो जन्म है, ईसा मसीह का जो जन्म है, इसको हम एक ऐसा पॉइंट मानते हैं जिसके आगे के समय को हम क्या कहते हैं? जिसके आगे के समय को हम कहते हैं एनो डोमिनी, या उसको हम क्या कहते हैं? एडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस 0 के पहले का जितना समय काल है, इसको हम कहते हैं बीसी या बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम फ्रेम जहां जिसको हम 0 मान रहे हैं, कौन सा समय था? ईसा मसीह का जन्म का समय था, जिसको कि हम 0 मान रहे हैं। इसके आगे जो समय बीत रहा है, इसको हम एडी कहते हैं, और ये पॉजिटिव तरीके से बीत रहा है, पॉजिटिव वे में इसको हम लिखते हैं, लिखने के क्रम में। और इसके इस 0 के पहले का जितना समय था, इसको हम क्या लिखेंगे? -1, -2, -2023, ऐसे लिखेंगे क्या? ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व, या मान लीजिए हमें 2000 साल का एक कालक्रम को पीछे दर्शाना है, तो हम क्या लिखेंगे? -2000 ना लिख के उसको क्या लिखेंगे? 2000 बीसी। ठीक है, इस टाइम लाइन में एक पॉजिटिव एक्सिस जो है, इसको हम एडी के नाम से समझते हैं, और जो नेगेटिव एक्सिस है, इसको हम बीसी के नाम से समझते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे उस 0 से 2000 साल पहले की बात करनी हो, तो हम कहेंगे 2000 बीसी, या यूं कहेंगे कि इस बीच में कितना समय बीत गया? लगभग 2000 साल, 2023 वर्ष बीत गया, और इस 0 के इधर और चलेंगे तो वापस से 2000 साल बीत गया। तो हम क्या कहेंगे? वर्तमान से 4000 साल पहले। अगर हम वर्तमान समय से पीछे के समय की गणना करना चाहें, तो हम कहेंगे आज से 4000 साल पहले, या इसी को हम कह सकते हैं कि 2000 बीसी,
तब कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी समझ जाएगा कि एक 0 तक पॉइंट गया होगा, 2023 से 0 तक आने में 2000 या 2023 वर्ष का समय लगा, और इस 0 के पीछे भी 2000 वर्ष का समय का गणना करना है, और ये कहां चला जाएगा, 2000 BC तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसी समय में लगभग 1750 BC के आसपास में आपका जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा या सिंधु नदी जो सभ्यता था, वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये डिस्कस मैंने क्यों किया, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जानते थे, सप्त सैंधव के नाम से जानते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियों का फ्लो हुआ करता था उस समय पे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और नीचे एक और ट्रिब्यूटरी थी, कौन सी, सरस्वती। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हुई तो बहुत सारे रीजंस थे। पहला था क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक कोई डिजास्टर आ गया, जैसे कि आपका बाढ़ या भूकंप, ऐसे कुछ भी रीजंस की वजह से हड़प्पा सभ्यता जो है समाप्त हो गई। और इसी क्रम में, इसी एक्टिविटी में क्या हुआ है, ये आपका जो सरस्वती नदी था, इसने अपना रास्ता बदल लिया, सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, और अब इसका रास्ता हुआ करता था गंगा के आसपास। ठीक है, पहले ये इस डायरेक्शन में बहती थी, अब यहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिसकी वजह से इसका रास्ता इस तरफ चला गया। ठीक है, और यहां पे आकर के ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है यहां पे, इस पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज में इन तीनों नदियों का संगम है। ठीक, इसके बाद में ये जो गंगा रिवर है, ये आगे चली जाती है कहां पे, बिहार में। बिहार के बाद में इसका फ्लो आपका झारखंड, और उसके बाद में भारत का अगला राज्य पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद में ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है यहां पे, ये जो एक पॉइंट है जहां से गंगा नदी जो है वो 2 पॉइंट में या 2 धाराओं में बढ़ जाती है, इस पॉइंट को कहते हैं फरक्का बैराज, फरक्का डैम या फरक्का बैराज, वहां पे जगह का नाम है फरक्का। ठीक है, इसी फरक्का नाम की जगह से गंगा नदी 2 भागों में, 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक नदी जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ बहती है, इसको कहते हैं हुगली। अब इसका नाम क्या हो गया, गंगा ना रह के क्या हो गया, हुगली नदी हो गया। और दूसरा जो स्ट्रीम है जो कि बांग्लादेश की तरफ चला गया। ठीक है, फरक्का नाम की जगह से गंगा 2 भागों में बढ़ गया, पहला हुगली जो कि बंगाल में बह रहा है, दूसरा बांग्लादेश में बह रहा है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। ठीक है, गंगा नदी अपने शुरुआत में अलग अलग नामों से जानी जाती है। यहां पे एक जगह है हरिद्वार करके, हरिद्वार के बाद में इसको गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी, ये नाम कहां तक रहता है आपके, उत्तराखंड, आपके यूपी, बिहार, उसके बाद में झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहां तक इसको गंगा के नाम से जानते हैं। लेकिन एक जगह है जहां पे इसको ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक है दक्षिण की तरफ बहने वाली और एक है आपके दक्षिण पूर्व की तरफ बहने वाली। तो दक्षिण की तरफ जो बह रही है इसका नाम हो जाता है हुगली, बांग्लादेश में जब चली जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक, तो गंगा, हुगली और पद्मा, गंगा का नाम आगे चल के 2 भागों में हुगली और पद्मा के नाम से। ठीक है, और इसी पद्मा के नाम से, पद्मा के बाद इसमें कुछ दूसरी रिवर्स हैं जो कि मिलती हैं, और उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। इसमें बांग्लादेश में एक और नदी मिलती है मेघना, और इसके बाद में इस पूरी रिवर स्ट्रीम का नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से ही इसका विसर्जन हो जाता है कहां पे, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये है आपके गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। उसके बाद में एक और रिवर सिस्टम जो कि हमें हिमालयी नदियों में पढ़ना है, वो है कौन सा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की चर्चा करनी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी यहीं पे तिब्बत वाले क्षेत्र में मानसरोवर के आसपास से होता है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत वाले क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ये सांगपो के नाम से बहती है। उसके बाद में इसका फ्लो अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये भारत में एंटर करती है
एक गॉर्ज जैसा है, एक क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं दिहांग गॉर्ज। एक पठारी क्षेत्र है जहां से ये पूरी रिवर जो है वो भारत में एंटर करती है। एक खड्डे जैसा है, खाई जैसा है, जहां से एंटर करती है, इसको कहा जाता है दिहांग गॉर्ज। और इसी दिहांग गॉर्ज से एंटर करने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग नदी। ठीक है, इसी दिहांग गॉर्ज से एंटर करने की वजह से अब ब्रह्मपुत्र, अब इस सांगपो नदी को हम किस नाम से जान रहे हैं? दिहांग नदी के नाम से। ठीक है, उसके बाद में कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं, इसमें से एक प्रमुख है दिबांग नदी। ठीक, एक रिवर है दिबांग के नाम से। जब ये रिवर इस दिहांग नदी के साथ मिलती है तो इसको कुछ दूरी के लिए कहते हैं दिबांग नदी। ठीक, अब क्या नाम पड़ जाता है? दिबांग। उसके बाद में आगे चल करके ये क्या कहां प्रवेश करती है? असम में। असम में जब ये प्रवेश करती है तब इसका नाम जाकर के वास्तव में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हुआ सांगपो, फिर दिहांग गॉर्ज से एंटर किया करके दिहांग नदी। दिबांग एक ट्रिब्यूटरी है जो कि मिलती है, तो इसका नाम दिबांग नदी। असम में एंटर किया तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के बाद में, सॉरी, असम के बाद में ये कहां एंटर करती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है, धुबरी नाम की एक जगह है, तो यहां से जब इसका एंटर होता है बांग्लादेश में, तब इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है। अब इसका नाम क्या है? जमुना। अब इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। अब इस रिवर का नाम क्या है? जमुना। ठीक, आगे चल करके जमुना, जो कि ब्रह्मपुत्र का दूसरा बदला हुआ नाम है, और पद्मा, जो कि गंगा का बदला हुआ नाम है, इन दोनों का आपस में जब मिलन होता है तो ये पूरी जो स्ट्रीम है कुछ दूरी के लिए इसको किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। हाँ, ये जो जमुना है जब पद्मा में मिलती है तो वापस इस पूरी स्ट्रीम का नाम हो जाता है पद्मा। उसके बाद में इस पद्मा नदी में एक लास्ट और इंपॉर्टेंट नदी मिलती है, इसका नाम है मेघना या बराक नदी। ठीक है, इस रिवर का नाम है मेघना या बराक नदी। और जब ये जाकर के इस पद्मा में मिलती है तब जाकर के अल्टीमेटली या फाइनल इसका नाम क्या पड़ता है? मेघना। और इसी मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम के बारे में था। हाँ, अब इसको अगर हम एक क्रम में जमाएं, कहां कहां पे किस किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में सांगपो। तिब्बत के बाद में कहां से एंटर करता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से, किस गॉड से? दिहांग गॉड से। तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग नदी। उसके बाद में एक छोटी सी इसकी ट्रिब्यूटरी है दिबांग के नाम से। अब इसका नाम क्या पड़ गया? दिबांग नदी। दिबांग के बाद में जब ये पूरी रिवर कहां एंटर करती है? असम में। असम में इसको किस नाम से जान रहे हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद में किस देश में एंटर करती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश किस नाम से जानते हैं इसको? जमुना के नाम से, बांग्लादेश में। जमुना के बाद में जब ये नदी किससे मिलती है? गंगा, जिसका कि बदला हुआ नाम क्या है? पद्मा। तो ब्रह्मपुत्र जिसका नाम है अब जमुना, वो मिलती है पद्मा से, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? पद्मा। उसके बाद में इस पद्मा नदी में एक नदी मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी मेघना या बराक, और इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है क्या? मेघना नदी। ठीक है, अब ये जाकर के फाइनली बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मेघना के नाम से कहां बहती है? ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक, तो सांगपो, दिहांग, दिबांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा, मेघना, ये सभी एक ही रिवर के नाम है। कौन से? ब्रह्मपुत्र को ये इतने नामों से जानते हैं। हाँ, क्या होना चाहिए? मेघना जब पद्मा मिलती है तो उसका नाम पद्मा होना चाहिए। लोकल जो नाम है वो कभी कभी डोमिनेंट हो जाते हैं हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर। जैसे कि वहां पे लोकली मेघना को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है,
और मेघना इस नदी से बह रही है उसका मतलब उससे उनको मतलब नहीं है, मेघना किधर जा रही है उस पूरे रिवर को क्या कहेंगे, मेघना कह देंगे। तो कई बार लोकल कल्चर ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कई एग्जांपल मिलेंगे, मेघना ही नहीं कई सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उत्तर भारत के 3 प्रमुख नदी तंत्र। सबसे पहला हमने बात किया सिंधु के बारे में, फिर गंगा और तीसरा था ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल दीजिएगा सिंधु अपवाह तंत्र। सिंधु अपवाह तंत्र, ठीक, यहां तक हम नोट कर चुके हैं। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा सिंधु अपवाह तंत्र। किसी फैक्ट को लेकर के कंफ्यूजन ना हो और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हैं, उन सभी को हम यहाँ से नोट करते चलेंगे, ठीक है। इसको नोट करने के बाद रुक जाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है, वो मैं बुक से आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक। तो सबसे पहला इसमें है सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई लिखिएगा, कुल लंबाई 2880। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 और भारत में 1114। भारत में सिंधु नदी का प्रवाह कितना है, 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र एज इट इज इसको नोट कर लीजिएगा, चीन या तिब्बत, उसके बाद में भारत और पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान में इसका प्रभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्गम। उद्गम स्पेसिफिक, अगर बहुत स्पेसिफिक लोकेशन की बात की जाए तो एक जगह है बोखरचू, यहां पे आपको प्रॉपर मिल जाएगा बोखर, बकरी का ब, बड़ाओ की मात्रा, खरगोश का ख और रथ का र, बोखरचू। ये क्या है, ये ग्लेशियर है, ठीक है। कैलाश पर्वत में बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है, इसके पास में मानसरोवर झील है। मानसरोवर क्या है, मानसरोवर झील है। तो एग्जाम में आपको जैसा भी ऑप्शन रहे तीनों ही सही होगा, चाहे बोखरचू पूछे, मानसरोवर पूछे, कैलाश पर्वत पूछे, तीनों को आप इसका उद्गम पॉइंट ले सकते हो। कैलाश पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम होता है। कैलाश पर्वत, बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील, बहुत स्पेसिफिक अगर इसको पूछा जाएगा एग्जाम में तो, ठीक है। यहां से इसका ओरिजिन है, उद्गम है। उसके बाद में सिंधु का अन्य नाम, तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तो सिंगी खंबान के नाम से जानते हैं। सिंह, गाय का सिंह होता है, सिंगी खंबान, खंबात की खाड़ी पढ़े, खंबात की खाड़ी, वैसे ही खंबान लास्ट में न लिखिएगा। सरोते का स, छोटा ई का मात्रा, अम की बिंदु भी है, फिर गणेश का ग, बड़ा ई का मात्रा, सिंगी हो गया, फिर खरगोश का ख, आधा म, बकरी का ब, बड़ा आ की मात्रा और न, सिंगी खंबान। सिंगी खंबान, इसका तिब्बत में सिंगी खंबान कहते हैं और इसका हिंदी मतलब होता है शेर का मुख। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
क्योंकि ये लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख में किस स्पेसिफिक पॉइंट से? तो डेमचौक या दमचौक कहते हैं। कहीं कहीं पे ये आपको डेमचौक या डेमचौक के नाम से मिलेगा, तो दोनों नाम सही हैं। डेमचौक से भारत में एंटर करती है लद्दाख में। सिंधु नदी डेमचौक से भारत में एंटर करती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है सिंधु नदी। उसके बाद में लेह, जो कि लद्दाख की कैपिटल है, कहां पर है? इसके दाएं तट पर, राइट बैंक पर लोकेटेड है लेह। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लेह लद्दाख की कैपिटल है। लेह सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु, इसको पाकिस्तान के नेशनल रिवर का दर्जा प्राप्त है। भारत की नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। उसी तरीके से पाकिस्तान में आपका सिंधु नदी। ठीक है, इतना नोट करने के बाद रुक जाइएगा। नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, इतना नोट करने के बाद रुकिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, सिंधु और इसकी सभी सहायक नदियां। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सिंधु और इसकी, जिन लोग कंप्लीट नोट कर चुके हैं तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काटने शाटने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, सिंधु और इसकी सभी सहायक नदियां पाकिस्तान के मिठान कोट, ये लिखा हुआ है मिठान कोट, मिठाई लिखते हैं वैसे ही मिठान कोट, पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलती हैं। सिंधु और इसकी सभी सहायक नदियां पाकिस्तान के मिठान कोट में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। उसके बाद में ये दो पॉइंट ऐड कर लेंगे। सिंधु जल समझौता पहले नोट कर लीजिए, फिर इसकी स्टोरी जान लेंगे क्या था क्या नहीं था। सिंधु जल समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ 1960 में, इसमें क्या शर्तें रखी गई थी? इसमें शर्तें क्या थी कि भारत को इसका 20% पानी मिलेगा और पाकिस्तान को बचा हुआ 80%। ठीक, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। भारत को 20% पानी और पाकिस्तान को 80% पानी मिलेगा। वर्ल्ड बैंक आपसी समझौते से अगर करने बैठे तो पाकिस्तान किसी भी शर्त पे राजी नहीं होगा, उसे 100% चाहिए होगा। और ऐसा तो नहीं है कि तिब्बत को ले जाके पाकिस्तान में रख देंगे। तो भारत में जैसे भारत से होकर गुजरती है तो भारत जिसे रोक देंगे पानी तो उधर हाँ, जाएगा। इसीलिए इसका नाम था सिंधु नदी जल विवाद। ये जो विवाद है इन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर के जो आप डिस्कस कर रहे हो कि भारत हो सकता है इस पे डैम बना ले। वो भारत जैसे मतलब कैसे राजी हो गया कि मतलब 20% मतलब 80% पानी उसको। हाँ, इस पे भी आते हैं, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप नोट कर लो, फिर इसकी पूरी बैकग्राउंड और इसकी पूरी स्टोरी देखेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आप लोग? हो गया यहां तक? पानी गिर रहा है या पंखे का आवाज है? मतलब आप लोग बैठ सकते हो आधे पौन घंटे और, जब तक पानी नहीं छोड़ता तब तक। ठीक है, जब आप लोग को लगे कि अब जाना है तब बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा तब तक। तो
सिंधु नदी जल विवाद नोट कर लिए, सिंधु जल समझौता 1960 किनके बीच में हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में। विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह काम हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था? 1947। उससे पहले भारत की अगर बाउंड्री खींचेंगे तो इधर पूरे पाकिस्तान वाले क्षेत्र तक था। तो जब पूरा एरिया भारत का ही था तब तो कोई नदी जल विवाद का सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सारा एरिया भारत का है, भारत के राज्यों के बीच में इसका बंटवारा होना है। विवाद कब शुरू होता है? 1947 के बाद में। 1947 में आपने लैंड तो अलग कर लिया, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इसको अलग करने में बहुत सी दिक्कतें थी। पहाड़ों कैसे बांटोगे, नदियों को कैसे बांटोगे, जो खनिज संसाधन है उसको कैसे बांटोगे? तो यहां पे क्या होना शुरू हुआ, जब भारत अपने विकास के लिए, भारत अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या किया, यहाँ पे सिंधु नदी पे जब कुछ डैम बनाने शुरू किया तो पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव ऑब्वियस है कम होने लगेगा। और क्योंकि दोनों ही कृषि पर निर्भर थे एक समय तक, भारत भी और पाकिस्तान भी, तो पाकिस्तान की डिमांड या शिकायत ये रहती थी कि भारत जो है वो अपना जो उसको बेनिफिट मिला है कि रिवर वहां से फ्लो होती है उसका वो गलत फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान में पानी रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इस पूरे मामले को उसने कहां पे उठाया? यूएन में उठाया, यूनाइटेड नेशंस के बीच में। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, एक मध्यस्थता के लिए एक संगठन का गठन कर दिया जिसको कि हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक दूसरी चीजों के लिए है, पर उसने क्या किया, इस पूरे मामले को वर्ल्ड बैंक को सौंप दिया कि आप देखिए कि दोनों के बीच में इन रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे किया जाए। फिर वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे हस्तक्षेप शुरू हुआ और इसने देखा कि यहाँ पे न केवल सिंधु नदी बल्कि कई ऐसे रिवर हैं जिसपे कि डिस्प्यूट आगे आ सकती हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्यों? क्योंकि सभी यहाँ पे भारत से होकर के पाकिस्तान में जा रही हैं और जाहिर है कि सभी में डिस्प्यूट आने लगेगा फ्यूचर में। अब उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन दिया कि भैया ये जो ऊपर के 3 रिवर है, सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी भारत को मिलेगा। किन नदियों का? सिंधु, झेलम, चिनाब, जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इनका पानी 80% पाकिस्तान को जाएगा, 20% भारत को मिलेगा। नीचे की जो 3 नदियां हैं, क्योंकि ब्यास पूरी तरीके से भारत में ही है, उससे तो कोई डिस्प्यूट नहीं रहता, तो रावी, ब्यास और सतलज, इनमें से रावी और सतलज का 80% पानी भारत के पास रहेगा, भारत को मिलेगा, और 20% पानी किसको जाएगा? पाकिस्तान को, ठीक है। सॉल्यूशन क्या निकला? 80 और 20 का। 80% ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को, नीचे के 2 नदियों का 80% पानी भारत को। ब्यास से कोई डिस्प्यूट नहीं था, भारत पूरी तरीके से, भारत में ब्यास स्थित था, ठीक है। ब्यास जो है वो पूरी तरीके से भारत में ही इसका उद्गम और अंत हो जाता है, ठीक। तो ये पूरा था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता या सिंधु नदी जल विवाद, ठीक है। कब इसको सेटलमेंट किया गया? तो 1960 में, ठीक है। तो उसके बाद में यहां पे आप नोट करेंगे सिंधु नदी में, आप एक पॉइंट यहां पे ऐड कर लीजिएगा जो यहां पे अभी लिखा नहीं गया है, उसके बाद में इसकी ट्रिब्यूटरी शुरू हो जाएगी। सिंधु नदी में जहां तक आपने नोट किया उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स है, इसको नोट करेंगे। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु नदी पर जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सिंधु नदी पर जल विद्युत परियोजना जो कि किस क्षेत्र में है? लद्दाख। पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर में होता था, अब क्योंकि ये यूटी अलग से अलग हो गया है इसीलिए जो भी जल विद्युत परियोजना है अभी इसको हम पढ़ेंगे लद्दाख। इसमें 2 इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। सबसे पहला इसमें
चोखा जल विद्युत परियोजना, चोखा। और दूसरा है निम्बो बाजगो, बुक में निम्बो बाजगो नाम से मिलता है, निम्बो बाजगो। ये दो वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिंधु नदी पर है, लद्दाख में स्थित है। चोखा जल विद्युत परियोजना और निम्बो बाजगो जल विद्युत परियोजना। चोखा जल विद्युत परियोजना और निम्बो बाजगो जल विद्युत परियोजना। ठीक, उसके बाद में ये वाला चीज, ये वाला फैक्ट बिल्कुल काम कर रही है, पर आपका मन है कि आज इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वैसे आपको पता है कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं और इन नदियों के नाम के इनिशियल्स को लेकर के इन दोआब का नाम पड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस बीच, इसके बीच का दोआब है, इसको सिंधु झेलम के बीच का दोआब है, इसको सिंधु दोआब कहा गया। झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब है इसको कहा जाता है चाज। चिनाब का CH और झेलम का चाज। चाज या चेज दोआब भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में चिनाब और नाली के बीच के जितना एरिया है इसको दोआब के नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है रेचना या रचना दोआब। रावी और यह आएगा आपका चिनाब। रेचना या रचना दोआब। उसी तरीके से रावी और ब्यास के बीच में जो है उसको बारी दोआब, और यहाँ पे ब्यास और सतलज के बीच में जो है उसको बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। न तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और न ही इसको याद रखने के लिए आपको जरूरत है। ठीक, तो सबसे पहले हमने सिंधु नदी अपवाद तंत्र में जो अपवाद तंत्र की मुख्य नदी है सिंधु नदी, इसकी बात की और इसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिंधु के सहायक नदियां। लेफ्ट बैंक राइट बैंक के नाम से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, राइट बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नहीं। सिंधु की सहायक नदियां, हेडिंग डाल दीजिएगा सिंधु की सहायक नदियां। सबसे पहला कौन सा है? सिंधु के नीचे चलेंगे तो झेलम, सबसे पहला नाम है झेलम। ठीक, झेलम का पुराना नाम हिस्ट्री में हमको पढ़ने को मिलेगा वितस्ता नदी। झेलम वहीं पे ब्रैकेट में इसका पुराना नाम भी नोट करके चलना, वितस्ता नदी। झेलम वितस्ता नदी, प्राचीन नाम वितस्ता नदी। उसका उद्गम वेरीनाग झील, लद्दाख। झेलम का उद्गम है वेरीनाग झील, लद्दाख। झेलम नदी का उद्गम है वेरीनाग या वेरीनाग झील, लद्दाख। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियों में से एक है किशनगंगा। किशनगंगा, इसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानते हैं। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा, पाकिस्तान में नीलम कहते हैं इसको। उसके बाद है श्रीनगर, झेलम के बाएं तट पर है। श्रीनगर झेलम के बाएं तट पर है। श्रीनगर झेलम के बाएं तट पर स्थित है।
भारत पाक सीमा के बारे में तो आपको पूछेगा नहीं, ठीक, चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यहां पे ऐड नहीं है, उनको नोट करते चलेंगे। सबसे पहले यहां तक नोट कर चुके हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। ये वाला पॉइंट तो उद्गम के बारे में था, इसका विसर्जन कहां पे होता है? विसर्जन या इसका अंत, ठीक है, चिनाब नदी में, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। झेलम जो है चिनाब की भी सहायक नदी कह सकते हैं। इसका विसर्जन चिनाब नदी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वुलर झील। वुलर झील या व की जगह कुछ किताबों में आपको ब भी मिलेगा। वुलर झील झेलम नदी पर स्थित है। वुलर झील झेलम नदी पर स्थित है, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक। अब ऐसे 2-3 प्रश्न आपको मिलेंगे झील के बारे में। झील जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको ये 2-3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, ऐसे इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं झील वाले टॉपिक पे, ठीक। इसके बाद में एक और पॉइंट नोट करिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या जल विद्युत परियोजनाएं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चाहे तो अब हर जगह पे जब आप इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्कस नोट करेंगे तो उसको HEP नोट कर लिएगा शॉर्ट में, एक्रोनिम के फॉर्म में HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चुलबुल पांडे के बारे में सुने हैं? चुलबुल पांडे, कोई तोतला व्यक्ति जब बोलेगा चुलबुल को तो कैसे बोलेगा? नाम नोट करिएगा, तुलबुल। थोड़ी देर के लिए सब उसी सिचुएशन में चले जाएंगे और एक नाम नोट करेंगे, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहां पर स्थित है? झेलम नदी पर। एक और है किशन गंगा। किशन गंगा, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, किशन गंगा, ये भी झेलम नदी पर। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो गए? तुलबुल और किशन गंगा, ठीक है। तो झेलम के बारे में इतनी चीजें थी जो कि या तो हमने इस पीडीएफ से या तो अपने बुक से अपने नोट्स में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अगर चले तो सिंधु के बाद में झेलम, झेलम के नीचे कौन सी नदी है? चिनाब। नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे चिनाब। सिंधु झेलम, उसके नीचे है चिनाब। चिनाब में भी उसी फॉर्मेट में नोट करते चलेंगे, इसका प्राचीन नाम, फिर उद्गम स्थल, ठीक, इसका प्राचीन नाम हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा अस्किनी नदी। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी नदी। इसका उद्गम स्थल बारलाचा, बड़ा लाचा, कुछ भी लिख सकते हैं, बारलाचा दर्रा। इसका उद्गम बारलाचा दर्रा। ठीक, उसके बाद में यहीं पे ये वाला छोटा सा
स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा, इसको लिखेंगे अपन बारलाचा दर्रा। बारलाचा दर्रा के पास में दो छोटी छोटी रिवर स्ट्रीम्स निकलती हैं, एक है चंद्र नदी और एक है भागा नदी। ठीक, ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं चंद्रभागा के नाम से, इसी को ही चिनाब नदी कहा जाता है। चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और ये दोनों जब जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तो इसको चिनाब के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी डिस्कस कर चुके हैं, चिनाब। सहायक नदियां चाहे तो बस सिर्फ आप कॉपी एक लाइन भरने के लिए नोट करेंगे, पर प्रश्न पूछता नहीं है। एग्जामिनर के पास बहुत वाइड रेंज है प्रश्न पूछने के लिए, अच्छे प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो इतने सारे डिटेल्स आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे। इसकी सहायक नदियां चाहे तो छोड़ सकते हैं और नोट करेंगे, अगर मन ना माने तो यहां से नोट कर लेंगे। सोहल, भुटनाला, थियोट। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका पुराना नाम और सबसे बड़ी नदी चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, इसके बाद में यहां पे एक और पॉइंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP। चिनाब पर कौन कौन से जल विद्युत परियोजनाएं हैं? सबसे पहला है सलाल, लाल लिखिएगा, उसके सामने में सरोते का स लगा दीजिएगा, सलाल। दूसरा है बगलीहाल और तीसरा एक है दुलहस्ती। सलाल, बगलीहाल और दुलहस्ती, ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। कहां पर है? चिनाब नदी पर। सलाल, बगलीहाल और दुलहस्ती। ठीक, ये इतने पॉइंट हैं जो कि चिनाब नदी के बारे में इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करें, जाना है? ठीक है, तो आधे लोग जाएंगे, आधे लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।